प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार से आतंक के खिलाफ आर पार की जंग छिड़ चुकी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। पीएम ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारा संकल्प है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अत्याचार करने की सजा मिल रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर लगातार तगड़े प्रहार कर रही है। पहले पाकिस्तान को हाईजेक संकट से गुजरना पड़ा। इसके बाद फिदाइन हमले ने तो पाकिस्तानी सेना की कमर ही तोड़ दी। वहीं पाकिस्तान के खूंखार आतंकी और हैवान हाफिज सईद के करीबी भी बारी बारी जहन्नुम पहुंच रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत है। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। भारत और न्यूजीलैंड प्रधानमंत्रियों के बीच जब द्विपक्षीय वार्ता हुई तब भी आतंकवाद का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कह दिया कि आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। आतंकवाद के चक्कर में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानियों पर बैन लगाने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं मोदी सरकार के कड़े रुख से पाकिस्तान के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दिल्ली से महिमा कटारिया की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये बड़ी बात है और ये वैश्विक चिंतन का विषय भी है। देखिए, आतंकवाद कहीं भी पनप रहा हो, वो क्यों ही ना पाकिस्तान में पनप रहा हो, आतंकवाद होता है, आम लोगों की जान लेता है। और ऐसे में आतंक की फैक्ट्री ना बने पाकिस्तान, इस पर हमेशा से भारत का जोर रहा है। इसको और थोड़ा समझते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। और एक पहलू हम पाकिस्तान का भी समझ पाएँ, पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरह से लेता है और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या कह रहा है। तो अब्दुल सत्तार चौधरी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले ये जो कुछ चल रहा है, देखिए एक तरफ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह का आतंकी हमला या जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, वो और फिर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आना, इन दोनों को कैसे मिलाकर देखें? देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है प्रवीण जी कि वहां पे पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो लगातार दयनीय होती जाता है। पाकिस्तान में भी हालात, चाहे वो सुरक्षा संबंधी राजनीतिक हालात, सभी अस्थिर दिखाई देते हैं। और ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है। उन्हीं के द्वारा ये स्थितियां बनाई गई हैं। उनकी जो भस्मासुरी नीतियां रही हैं, उनकी जो एक अपने ही राष्ट्र के अनेक लोगों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो उनकी नीति रही है, जाहिर है कि उसी का ये परिणाम है कि आज पाकिस्तान विखंडन की तरफ तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हाल के समय में जो बलूचिस्तान में घटनाक्रम सामने आया और बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को ही हाईजैक कर लेना, सेना के काफिले पर इतना बड़ा हमला कर देना, अन्य घटनाओं, बड़ी घटनाओं को अंजाम देना, ये इस बात को
स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथों से जो बलूचिस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो फिसलती जा रही है, उसके ऊपर से उनका कंट्रोल कम हो रहा है। और दूसरा ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो बलूच लोगों के ऊपर पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहां की पुलिस फोर्सेस के द्वारा जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया गया, जो वहां के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरीके से वहां के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान है वो दोहन करते हैं, वो चाइना को ये सारे जो है संसाधन बेचते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो वहां के लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत स्वाभाविक है। वहां के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। प्रवीण जी, हम सभी ये जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है क्षेत्रफल के लिहाज से, और वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से भी संपन्न है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बेहद गरीब हैं। और ये इसका जो कारण बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो बलूच लोगों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो पश्तूनों के साथ भी करते हैं, सिंधियों के साथ भी करते हैं, कश्मीरी जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और यही कारण है कि आज आप देखिए तो बलूचिस्तान के अंदर अभी हाल के समय में घटनाक्रम सामने आया था जिसमें कि जो पंजाब प्रांत से यात्रा कर रहे कुछ लोगों के ऊपर भी हमले किए गए। और प्रवीण जी, आप सोचिए कि जब किसी राष्ट्र में एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दें तो आप ये समझ लीजिए कि ये उस राष्ट्र के विखंडन का जो समय है, उस राष्ट्र के जो पतन का समय गृह है, युद्ध वो जैसी नजदीक आ स्थिति गया बनती है। और संजीव जी, ये मैं इस पर और डिटेल में थोड़ा जैसी आपसे बात स्थिति- करूंगा, थोड़ा और डिटेल में इस पर बात करेंगे। एयर कमोडोर सिंह, हम जानते हैं कि भारत की एक नीति रही है, आतंकवाद कहीं भी हो, वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि पाकिस्तान अगर बिखर रहा है तो वो कोई बहुत अच्छे भविष्य की नींव रखता है। और भारत के पड़ोसी मुल्क में अगर उथल पुथल है तो भारत भी इसको नापसंद ही करेगा और भारत चाहेगा कि पाकिस्तान में भी स्थिरता हो। खैर, ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अपने अपने सियासी फ़ायदों के लिए कई मर्तबा पनपाया गया आतंक को, और हमने देखा है कि भारत ने जो आतंकी दंश झेले उसके बीज जो हैं वो पाकिस्तान में देखने को मिले। इस लिहाज से आज का दौर पाकिस्तान के लिए कैसा है और क्या आने वाला समय आपको दिखाई पड़ता है? जैसा विखंडन की बात संजीव जी कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक बहुत परेशानी का सबब होगा आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्र जो है अगर ग्रो करता है तो उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क भी अगर ग्रो करें तो एक पूरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। सब मिलके ग्रो करें तो पूरा एक एनवायरनमेंट ग्रो करता है, बिकॉज हम एक दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप कहीं रहते हैं तो पड़ोस पे आप डिपेंडेंट रहते हैं, और हमें संबंध हमेशा मधुर होना चाहिए कि कब मुश्किल में कौन काम आए आपको नहीं पता। लेकिन ये सब समझने के लिए पाकिस्तान की आवाम तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान के जनरल जो हर बारी हिंदुस्तान से हर वॉर में हारे हैं, वो अपनी एक इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक आतंकवाद का सहारा लेके एक डाइवर्ट कर दिया अटेंशन, और उसके कारण क्या है, उसके कारण पूरी पाकिस्तान की आवाम सफर कर रही है। आप देखिए, पूरे उनका देश सफर कर रहा है। मैं अब्दुल सत्तार जी यहाँ बैठे हैं, शायद वो एग्री करेंगे कि ये जो सिचुएशन अभी आई है ये पाकिस्तान की आवाम के कारण नहीं आई, ये पाकिस्तान की फौज के कारण आई है, जिन्होंने पूरा कंटिन्यूसली अपने देश को एक गुनाह करके गलत रास्ते पर लेके गए हैं। उन्होंने चाइना के साथ सीपीसी कॉरिडोर समझौता कर लिया, वहां पर जनरल इनके जो है वो जो भी उनसे लेकर बाहर जाके दुबई में बैठ जाते हैं। इनका कोई भी जनरल अपने देश में रहता नहीं है। अगर आप देश के लिए काम करते तो आप देश में रहे ना, आप रिटायरमेंट छोड़ के दुबई में, यूके में, यूएसए में जाके क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो करप्शन करी है उसका नतीजा जो भुगत रहा है वो देश भुगत रहा है। और उसके साथ हम जो है, हमें पड़ोसी, हमें समझना है पूरी कि अगर देश बिखरेगा इनका तो उसका इफेक्ट हम पर भी आएगा। तो हम तो अभी फिर भी चाहते हैं, इतने इनके आतंकी हमलों के बावजूद हमारा देश, मोदी जी ये कहते हैं कि कोई नहीं, इसके बाद भी हम उनसे समझौता करने को तैयार हैं, हम दोस्ती करने को तैयार हैं, बस उनको ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा विष है जो आपके ही जिस्म जाके आपको डस लेगा और खत्म कर देगा। ये पाकिस्तान की हालत उस तरह हो गई है कि उनका ही विष अब उनको खा रहा है। तो उनको जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा लेके, हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी जिनको शरण दी है उन सबको कानून के हवाले करके सजा देके आतंकवाद का सिस्टम खत्म करेंगे तो ही पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो जो अभी बलूच पे आना है, इनके बाकी हिस्सों में शुरू हो जाएगा होना।
ठीक ये है, हर जगह से आवाज चलिए उठी। ये एक नज़रिया है। हम लोगों- भारत में बैठकर जब बात करते हैं तो पाकिस्तान को देखने का हमारा ये नज़रिया होता है, लेकिन जब भी मैं पाकिस्तानी भाइयों से या पाकिस्तान के पत्रकार मित्रों से बात करता हूं तो उनका अपना एक नज़रिया होता है। चौधरी साहब, मैं जानता हूं आप एक भारतीय चैनल पर बैठे हैं, आप पाकिस्तान के नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा एक पत्रकार की नज़र से आज जो हालात पाकिस्तान में हैं उसको आप लोग कैसे कवर कर रहे हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहली तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है ना, वो उसका जो सबसे ज्यादा मुतासरा तबका होता है ना, वो वहां के अवाम होते हैं। और उस दहशतगर्दी की वजूहात का अगर ग्राफ बनाया जाए तो अवाम का उसमें कोई रोल ऐसा होता नहीं। जो पॉलिसी साज होते हैं, जो इदारों के सरबराहान होते हैं या जो हुकूमतें होती हैं, उनकी पॉलिसियां होती हैं जिनकी वजह से किसी मुल्क में अमन कायम होता है और किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तान का जो, जहां तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होने का अमल एक तसलसल से कुछ अरसा माजी में भी हमने देखा और अभी भी एक दोबारा वो सर उठा रहा है। तो इसमें हम जब गुफ्तगू करते हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है या यहाँ पे कोई दहशतगर्दी के मराकज हैं, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अफगान वार में अमेरिका ने यहाँ दहशतगर्दी एक ट्रेनिंग कैंप्स कायम किए जहां से ये वबा शुरू हुई। पाकिस्तान तो मुतासरा फरीक है इस सारे अमल में, और आज तक हम अरबों खरबों डॉलर की हमारी मईशत इसमें मुतासर हुई, हमारे लाखों लोगों की जानें गई। तो अगर हम ये कहें कि हमारी फौज या हमारी हुकूमत या हमारी अवाम यहाँ दहशतगर्दी के अड्डे बना रही है या वो ट्रेनिंग दे रही है, तो ये तो सरीहन मैं समझता हूँ कि मुबालगा मेजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है, ये बेसिकली इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ट्रंप के आने के बाद अब अमेरिका एक काउंटर क्वेश्चन में आमतौर पर मैं सत्तार साहब, मैं आमतौर पर जी सत्तार साहब एक काउंटर क्वेश्चन में आमतौर पर टोकता नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि इसमें ये कि यहाँ पे मरकज़ नहीं है आतंक के या दहशतगर्दी के, उसमें सवाल ये उठता है कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा जाता है, हाफिज़ सईद आज भी पाकिस्तान में, ज़कीउर रहमान लखवी से लेके भारत के जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनकी पनाहगाह पाकिस्तान बना हुआ है। ऐसे में कैसे कहेंगे कि यहाँ पर मरकज़ नहीं है? तो बड़े बड़े मरकज़ बने हुए हैं। देखिए, मैं इस बात से तो मैं सहमत हूं कि ऑब्वियसली ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी टेरिटरी से मतलब बरामद हुआ या शहीद हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कुलभूषण साहब जब यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे तो वो यहाँ कोई आके कोई सेमिनार्स तो नहीं कर रहे थे, कोई मीटिंग्स तो नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं किए, लेकिन 20 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए वहां पे। तो वो जो एक माहौल बना उसमें इंडिया का भी अपना हिस्सा है। पाकिस्तान में उन्होंने दहशतगर्दी के नेटवर्क बनाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम का उसमें कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वही अमेरिका आपके यहाँ एबटाबाद में कार्रवाई करता है, उसी अमेरिका पर यहाँ से हमला होता है और प्रधानमंत्री मोदी यही तो कह रहे हैं, आतंक को जो भी बढ़ावा देगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जो कुछ अमेरिका ने किया उसका नुकसान अमेरिका को ही हुआ, और यहां पर अगर आप ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र कर रहे हैं तो अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और यह हिदायत पाकिस्तान को बार बार दी जा रही है कि यहां पर भी आप जो सोचते हैं कि चाहे वो कश्मीर के नाम पे या किसी अन्य वजह से आप कई लोगों को पलने पोसने का मौका दे देते हैं, वो दिक्कत किसको दे रहे हैं? वो पाकिस्तान को ही ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। सीधे संजीव जी आपसे सवाल करूंगा। आपने सत्तार साहब को भी सुन लिया और आपकी बात को भी मैंने सुना था। बहुत हद तक बात तो यहीं पर आती है कि आतंक को जो भी पनाह देगा वो उसके दंश से खुद डसा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि पाकिस्तान में किसी के लिए भी ये मानना, किसी भी मुल्क के लिए मानना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई हम दहशतगर्दी के पनाहगार हैं और हमारे यहाँ कोई कैंप चल रहे हैं, कोई भी नहीं मान पाएगा खुल के। लेकिन हकीकत इससे जुदा होती है, ये भी हम जानते हैं। और पाकिस्तान के लोग जब पाकिस्तान में बात करते होंगे तो जाहिर तौर पर वो इन विसंगतियों के बारे में ज़्यादा बात करते होंगे, जैसे हमारे देश में हम अपनी विसंगतियों के बारे में खूब बात करते हैं। संजीव जी, आज की स्थिति में, तब जबकि भारत एक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए प्रयासरत है और उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे रशिया हो, आज चाइना ने तारीफ कर दी, ग्लोबल टाइम्स ने तारीफ कर दी, तो हमारे लिए दुश्मन कोई नहीं, हम तो पाकिस्तान से भी, और वो तो सबसे करीब का भाई ही है। मैंने तो हमेशा यही एक मिजाज देखा है लोगों के मन में।
लेकिन ये क्या, कहाँ जा रही है, आज की वर्तमान परिस्थितियां कहाँ जा रही हैं, और आपको क्या लगता है पाकिस्तान का भविष्य सुखद रूप में क्या हो सकता है और दुखद रूप में क्या हो सकता है, वो तो हम आज के दौर में देख ही रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, पाकिस्तान को यदि अपना भविष्य सुखद बनाना है, उज्जवल बनाना है, उसे बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपना डिनायल त्यागना होगा। जो अपनी जो इस तरीके की बातें कि नहीं जी हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है, वो समस्या नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सारी जो ब्लेम को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करना, इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखना, ये पाकिस्तान को त्यागना होगा। पाकिस्तान को अपनी जो मूल समस्याओं को एड्रेस करना होगा, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, चाहे वो सिंध के लोग हों, या जो अन्य, जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, उनकी जो मूल जो मांगे हैं, जो उनके ग्रीवांसेस हैं, जो अभी उनके इलीगल ऑक्युपेशन में है, तो जाहिर है कि जब तक पाकिस्तान अपनी मूल समस्याओं को एड्रेस नहीं करता, अपना डिनायल नहीं त्यागता, और ये कहना नहीं बंद करता कि नहीं जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स तो नहीं चल रहे हैं, जबकि ओसामा बिन लादेन, जैसा कि आपने स्वयं कहा प्रवीण जी, वही पाया गया था। आज भी अगर ये तथ्य है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये द्वारा डेजिग्नेट किए गए जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें आधा से ज्यादा अभी पाकिस्तान में है, और वो ये इन पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाता है, उनको जमीन दी गई है और हर तरीके का उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मैं अब्दुल सत्तार साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब्दुल सत्तार साहब वहाँ के पत्रकार हैं, और हम उनकी मजबूरियां भी समझते हैं कि उस टेरिटरी में बैठ करके वो कितना अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट में जाकर के वो आलोचना कर सकते हैं, हम इस बात को भी जानते हैं। और आने को जो पाकिस्तान के पत्रकारों का जो हश्र हुआ है पहले, या वहाँ के नेताओं का जो हश्र हो रहा है, इमरान खान ने जब वहाँ की आर्मी और आईएसआई की आलोचना करना शुरू किया, तो जाहिर है कि उनको प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, और जेल में भी वो हैं, तो सत्तार साहब तो एक पत्रकार मात्र हैं। तो ऐसे में उनके साथ किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, हम सब समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो डिनायल अगर किसी को त्यागना है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को त्यागना है। और प्रवीण जी, मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचते हैं कि वो उनकी स्किन्स को कोई खतरा नहीं होगा, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो दिन लग गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, आज सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं, उनके काफिलों को उड़ा दिया जाता है, उनके पुलिस पोस्ट पे, सेना के पोस्ट पर हमले किए जा रहे हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, और ये पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई को भी हटा देना चाहता है, उन्हें भी मिटा देना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए हाई टाइम है, जिसको मैं कहता हूं कि अभी भी अगर वो नहीं चेते तो उनका जो राष्ट्र है वो विखंडित हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने कहा ना, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इसको इतिहास के तौर पर कई लोग स्टडी करना चाहेंगे। एसपी सर, एक बात तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान 2-3 मोर्चों पर अलग अलग बिखरा हुआ है, उसमें हुक्मरानों की अपनी एक लड़ाई है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज पहले तो आपस में लड़ती हैं, और उसमें सेना जो है वो एकदम एक अलग धड़ा दिखाई देता है, वो किसके साथ जाएगा, किसको सपोर्ट करेगा। कोई इमरान खान पहले साथ में थे, बाद में उन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, हमने देखा कि उसका नफा नुकसान क्या होता है वो भी सामने आया। इसी तरह से जो अभी सत्तार साहब कह रहे थे वो भी जरूरी है कि कभी अमेरिका, कभी चाइना, अब आजकल चाइना है, तो कोई ना कोई होता है जिसके सपोर्ट से चलते हैं, और वो यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में खूब इंटरवीन करते हैं, यहाँ की भावनाओं को खूब कंज्यूम करते हैं, किसके लिए? अपने फायदे के लिए, अपने बेस बनाने के लिए, यहाँ के रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे 3-4 अलग अलग मोर्चों पर, इसमें सबसे अहम है पाकिस्तान की आवाम जो पिसती जा रही है, जो आटे के लिए रो रही है, जो सड़कों पर परेशान दिखती है। आपको क्या लगता है कोई गृह युद्ध या क्रांति जो बलूचिस्तान में या अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, वो क्या पाकिस्तान में अन्य जगहों पर भी हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, आप बिल्कुल, क्या हुआ है, देखिए जब ये पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एज पर साइज, और बिल्कुल जो इकोनॉमी की स्टार्टिंग हिंदुस्तान की थी वही पाकिस्तान की थी। लेकिन पाकिस्तान ने आजाद होते ही 1948 में सबसे पहला अटैक हिंदुस्तान पे कर दिया। उसका कोई औचित्य नहीं था, ना कोई जरूरत थी, लेकिन जो वहां की जो आवाम थी उनको शुरू से ही, उसका मतलब एम जब सेपरेट हुए, उनका था कि हिंदुस्तान से किसी तरह उसको काउंटर करना है।
ये जो सोच है, ये सोच जो अपने ही उनके देश को विखंडित करेगी, ये सोच जब तक नहीं निकलेगी वो त्रस्त रहेंगे। इसी तरह उनकी आर्मी जो है पूरे टाइम इसी आप देखिए, एक ऐसा देश जिसमें फौज का शासन कम से कम 3 बारियां लंबा लंबा शासन रहा, तो जो फौज के हुक्मरान होते हैं उनका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनका पूरा एक अलग होता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी सोच अलग होती है, वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। जैसे हमारे देश में शुरू से देखिए जो गवर्नमेंट रही है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो उन्होंने देश की प्रगति के लिए जितनी कोशिश करी वो करी। अभी देखिए जैसे हो रहा है, इसी के कारण हम करते 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 आज आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और पाकिस्तान 45th है, 45th। सोचिए कितना डिफरेंस आ गया। क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान 2 चीजें करता है, एक तो दहशतगर्दी और दूसरा जो है दूसरे मुल्कों पर हमेशा से डिपेंडेंट रहा। पहले अमेरिका के साथ जुड़ गया और अमेरिका ने जो चाहा उनके देश में आके किया, क्योंकि अपनी जो आत्मनिर्भरता स्वावलंबता उसको उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि उनकी आवाम जो है उनके वहां भी टैलेंट उतना ही अच्छा है। आप देखिए, सिंपल एग्जांपल देता हूं, उनकी क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट बराबर है हमेशा से। तो ऐसा क्यों हो सकता है कि उनके वहां जो टैलेंट है, जो टेक्निकल टैलेंट है, जो देश के प्रति समर्पित है, वो अपने देश के लिए क्यों नहीं काम करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, पर आप उनको मौका ही नहीं देंगे, आप उनको ऊंचे ऊपर आने ही नहीं देंगे। वेरी ट्रू सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी लोग अमेरिका में जाकर दुनिया के तमाम जगहों पर जाकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तानी लोग करते हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान को उसका फायदा नहीं मिलता। सत्तार साहब, ये बात तो सही है। जब एक क्वेश्चन है, जी प्लीज, वो बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, बड़े मैच्योर हैं। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तो सिर्फ ये बताइए कि इतने दशकों तक IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा? आप ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे। अगर चाइना इंटरवीन नहीं करता तो आप, बाइडेन आके नहीं करते इंटरवीन, तो आप कंटिन्यू रहते ग्रे लिस्ट में, जिसमें जो देश है आप सुनेंगे उनके नाम तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्जीरिया जैसे देश है। क्या पाकिस्तान अल्जीरिया जैसा बनना चाहता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहता। कि आप जैसे लोग, समझदार लोग वहां पे हैं, चाहेंगे हमारा देश बढ़े, तो फिर ये दहशतगर्दी ही एक कारण है जिसके कारण ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में आते रहते हैं। हिंदुस्तान देखिए कभी नहीं आया ऐसी लिस्ट में। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम नहीं करते दहशतगर्दी। ये आप जब तक इस डिनाइल में रहेंगे, आपके देश की प्रगति होना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है सत्तार साहब, अब क्लोजिंग कमेंट भी ये आपने, क्योंकि शुरुआत में कहा था दहशतगर्दी नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने जो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट उठाया था ना, उसी पॉइंट पे आप फ्रीकैन ने बात की है अभी, कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा किसी भी मुल्क के अवाम होते हैं, जिनका फैसला साजी में कुछ खास, यानी जो दहशतगर्दी प्रोड्यूस करने में जिनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो उसके हमसाया ममालिक में भी यकीनन असरअंदाज होगी। तो कौन पैदा कर रहा है? वो देखिए, जनता तो देश चलाती नहीं है, जनता तो देश चलाती नहीं है। हुक्मरान जिनको आप कह रहे हो वो कहाँ के? वो भी तो पाकिस्तानी है ना। जी बिल्कुल, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे, यानी मैं एक जुम्मेदार जर्नलिस्ट की हैसियत से ये बात कर रहा हूं कि माजी में अगर कहीं दहशतगर्द कैंप्स थे, हाफिज सईद कहीं ट्रेनिंग दे रहा था, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मैं गुज़श्ता 1-2.5 से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की जिसको एक जिहाद का नाम दिया गया था, इस लफ्ज के ऊपर ना खैर इस सब पे तो बात नहीं हो रही सत्तार साहब, लेकिन एक बात बताऊं, बात हमने छोटी सी करी, लेकिन एयर कमोडोर सिंह साहब ने जो बात बोली ना, और जो संजीव जी भी बोल रहे थे पहले, जो डिनायल मोड की बात कही, वो दरअसल पाकिस्तानी आवाम, आप जैसे जिम्मेदार लोगों के अंदर पहले आना चाहिए। वो हो सकता है डर की वजह से हो, जिसका संजीव जी ने डिटेल में जिक्र किया, हो सकता है डर की वजह से हो, लेकिन जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक ये क्रांति नहीं होगी ना, तब तक ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में जाना, और हो सकता है कि आने वाले समय में चला भी जाए जैसे हालात बने हुए हैं पाकिस्तान, ये चीज से जब तक आप नहीं उभरेंगे तब तक देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। और विश्वास करिए, एक भारतीय होने के नाते मैं, संजीव जी, एयर कमोडोर सिंह साहब, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान में खुशियां हो, हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क बर्बाद ना रहे, वो आबाद रहे, वहां टैलेंटेड लोग हों, और किसी को भी अच्छा लगेगा कि उसका पड़ोसी बहुत अच्छा हो, और किसी को दुश्मन साथ में रखना पसंद नहीं होता। रक्षा का इतना आपको बजट लगाना पड़ता है, आप दिन भर वो पॉलिटिक्स में उन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी को पसंद नहीं।
मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आप जैसे पत्रकारों को आवाज उठानी पड़ेगी। सत्तार साहब, आपको सलाह क्या दूं, आप सीनियर आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप पाकिस्तान से जुड़े। संजीव जी आपका शुक्रिया, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।